नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे के सारे। आशा करता हूँ सब मस्त हो गए और जिंदाबाद हो गए और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होगे। मैं मनीष आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल टारगेट योर गोल में, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने मेंसुरेशन का टॉपिक पूरा खत्म किया है और अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। अभी तक आपको लेक्चर्स नहीं मिल पा रहे थे, तो अब आपको रेगुलर लेक्चर्स मिलेंगे और जो आपका लॉस हुआ है वो मैं फटाफट जितनी जल्दी हो सकेगा उसको पूरा कर दूंगा। ठीक है प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आइए देखिए। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लिए हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं। ठीक, उसके बाद हम क्या पढ़े हैं, मेंसुरेशन पढ़े। ओके, इसके बाद हमने बोला था आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले आपको पढ़ने के लिए दो मस्ट चैप्टर जरूरी हैं। दो चैप्टर पढ़ने बहुत मस्ट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, और इससे पहले जरूरी है पढ़ना पॉलिनोमियल। तो जो हमारी अगर सीढ़ी है, स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो पहले हमें कौन सा पढ़ना पड़ेगा प्यारे बच्चों, पॉलिनोमियल। उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके बाद हम कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज जो लेक्चर होने वाला है वो हमारा पॉलिनोमियल से रिलेटेड लेक्चर है और इस लेक्चर में पॉलिनोमियल का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, एक एक चीज डिटेल में समझेंगे। आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा और बिल्कुल मन लगा के पढ़ना और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, एक एक चीज नोट करना, एक एक चीज आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए बिना किसी देरी के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल। ठीक, हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल। और देखो आप सभी लोग क्लास 10th में हो, ठीक है, आपको पॉलिनोमियल के बारे में लगभग थोड़ी बहुत जानकारी होगी। और क्लास 10th में हो तो इससे पहले आप क्लास 9th में रहे होगे, वहां भी ये चैप्टर है पॉलिनोमियल, वहां भी आप कुछ स्टडी करके आए हो। तो मेरा मानना ये है कि आपको पॉलिनोमियल से रिलेटेड अभी भी कोई समस्या होगी नहीं, पर जिन बच्चों को अभी भी समस्या है उसको हम बिल्कुल डिटेल से शुरू करते हैं। ठीक है, आप हर एक चीज को समझते जाइएगा। ओके, तो आइए पॉलिनोमियल को शुरू करते हैं। देखिए होता क्या है, हमारे पास एक बहुत लंबी चौड़ी कोई इक्वेशन लिखी है। देखिए जैसे हम लिख दें f(x) = 3x/2 + 4x/8। ठीक, और हम लिख दें 9x²/4 और हम लिख दें 36x³/5। ओके, इस तरीके से डॉट 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 करके कोई हमारे पास बहुत लंबी चौड़ी इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, अब इससे हम समझने क्या वाले हैं, देखिएगा ध्यान से। पॉलिनोमियल की बात है, आप लोगों ने क्लास 7th 8th में पढ़ा होगा एक वर्ड मोनोमियल, क्लास 9th में भी पढ़ा होगा इसको आपने। पॉलिनोमियल तो बहुत बाद में आया, पहले हमने पढ़ा मोनोमियल, उसके बाद बाइनोमियल। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा ट्राइनोमियल, उसके बाद हमने पढ़ा है पॉलिनोमियल, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पॉलिनोमियल। तो अब प्यारे साथियों ये बताओ मेरे को, ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये क्या बलाएं हैं, इनसे क्या आप परिचित हो? इनसे क्या आप सभी लोग परिचित हो? अगर परिचित हो तो बहुत अच्छी बात है,
जो प्यारे बच्चों को अभी नहीं पता ये क्या होते हैं, तो वो आप कॉपी पेन लेके जो बैठाया हूं ना उस पर नोट कर लो। देखने के लिए थोड़ी ना बोल रहा कॉपी पेन लेके बैठो। आइए देखिए, मोनोमियल वो होता है जिस इक्वेशन में जिस इक्वेशन में नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं उनकी वैल्यू कितनी हो, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो, 1 हो। जैसे इस इक्वेशन की बात करें तो ये हमारे पास बहुत लंबी इक्वेशन लिखी है। अगर इसको मैं केवल इतना लिख दूं कि fx, ध्यान से देखना, fx इक्वल टू 3x/2, तो आप देख पा रहे हो कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये जो x के फॉर्म में एक फंक्शन लिखा हुआ है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स की संख्या कितनी है, 1 है। नंबर ऑफ टर्म्स आपको बता दें, ये जो बीच में ऑपरेशन लगे हुए हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं ना, मेडिकल वाला ऑपरेशन नहीं समझना, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये जहां जहां लगे हैं देखो, ये 2 टर्म्स को आपस में जोड़ते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कितने होते हैं, देखो, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये बेसिक हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन है। और इनका काम क्या होता है कि 2 टर्म को आपस में मर्ज करना। ठीक है, आप देखो यहां प्लस लगा हुआ है, तो प्लस 3x/2 और 4x/8 को मर्ज कर रहा है आपस पे। ठीक है, आपस में जोड़ रहा है। तो ये इसमें देखो 2 टर्म, पहला टर्म ये और दूसरा टर्म ये। ओके, इसमें 2 टर्म है आपके पास। तो टर्म क्या होते हैं कि जितने वैल्यूज ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, किसके थ्रू, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू लिखे जा रहे हैं। ठीक है, अब आप यहां देखिए, यहां नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 है। तो जिस भी इक्वेशन या फंक्शन में नंबर ऑफ टर्म्स की जो वैल्यू है वो 1 होती है, उसको मोनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। लिख लीजिएगा ध्यान से। अच्छा, ये बाइनोमियल अब आप लोग समझ गए होंगे, जैसे एक टर्म था तो उसको मोनोमियल बोलते हैं, इसी तरह अगर 2 टर्म होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ टर्म कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, उसको हम लोग बाइनोमियल बोलेंगे। जैसे मैं इस पे लिखना चाहूंगा तो लिखूंगा 3x/2 प्लस 4x/8। ठीक, मेरी बात को आप समझ गए। नंबर ऑफ टर्म जिसमें 2 होंगे उसको बाइनोमियल बोलेंगे। अब तो आप सभी लोग समझ गए होंगे ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू कितनी हो, 3 हो। ट्राई वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ टर्म की वैल्यूज कितनी होंगी, 3 होंगी। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो, उसको हम लोग ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। अब बात करेंगे मोनोमियल, पॉलिनोमियल। तो ऐसे टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो, ग्रेटर देन 3 हो, ग्रेटर देन 3। समझ में आई बात। ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स की जो वैल्यू हो, नंबर ऑफ टर्म्स लिख लो यहां पर आप, नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसी इक्वेशन जिसमें 3 से ज्यादा टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड हो रहे हैं, उन्हें हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक, समझ में आई बात। अच्छा देखिए, पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल भी है, ठीक है, पॉलिनोमियल बाइनोमियल भी है। क्योंकि पॉली वर्ड अगर हम मोनो से पोली में देखें तो मोनो का मतलब होता है कि मोनो का जो मतलब होता है वो 1 होता है। ठीक है, मोनो का जो मतलब होता है वो 1 होता है, और पॉली का मतलब जो होता है वो 1 से ज्यादा होता है। पॉली का मतलब 1 से ज्यादा होता है। तो 1 वाले को हम, अगर कोई टर्म है तो वो एक मोनोमियल है, एक टर्म है तो मोनोमियल है। 2 मतलब कहूं मैं, 1 या 1 से अधिक टर्म है तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं।
बाइनोमियल और ट्राइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। बाइनोमियल और ट्राइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। समझ गए बात। इनको केवल नेम दे दिया गया है कि अगर 2 टर्म है उस पॉलिनोमियल में तो उसको बाइनोमियल बोलेंगे, और 3 टर्म है तो उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। ज्यादा बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। अब आप लोग एक वर्ड बार बार मेरे मन से सुन रहे होगे, मेरे मुंह से, फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? हमने जो इसको लिखा, फंक्शन क्या होता है ना। आइए इस पर भी आपको समझाएं। देखो, जैसे मैंने कहा फंक्शन, ठीक, यहां f(x) है, इसको बात समझो। एक ऐसी इक्वेशन, देखो इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। इक्वेशन आप कोई भी लिखोगे तो उसमें 2 चीजें होती हैं। एक क्या होता है? वेरिएबल होता है, ठीक। एक वेरिएबल होता है, एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, साथ में न्यूमेरिक वैल्यू होती है। जैसे मैंने अभी लिखा था 3x/2, तो देखो वेरिएबल क्या है? x, और न्यूमेरिक वैल्यू क्या है? 3/2। कोई भी इक्वेशन आप लिखोगे तो इसी फॉर्म में तो लिखोगे, ठीक है। तो जिस फॉर्म में हम इक्वेशन लिखते हैं वो उसका फंक्शन होता है। जैसे x, मैं यहां लिख दिया x² + 3x + 2, यानी एक ये फंक्शन हमको दिया गया है x के फॉर्म में, ठीक है। बात समझ में आई मेरी? ओके। जो भी फंक्शन है उसकी रिपीटिशन अंदर दिखाई देगी हमें। अगर मैं बोलूं y का कोई फंक्शन है तो ये इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी y के फॉर्म में? y² + 3x + 2, ठीक है। वेरिएबल और न्यूमेरिक वैल्यू को मिलाकर के ही कोई इक्वेशन लिखी जाती है। बात समझ में आई? ठीक है। तो जो वेरिएबल होता है वो फंक्शन का वो होता है, फंक्शन उसके टर्म में फंक्शन लिखा होता है, ठीक है। समझ गए? आइए अब चलते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, मान लीजिए x⁴ प्लस x⁴ प्लस x⁴ प्लस x⁵ प्लस x⁹ प्लस x प्लस, ठीक है। और मान लो x⁸ स्थिति और आगे डॉट 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 कुछ भी लिखा है। हमारे सामने एक पॉलिनोमियल लिखा है, पर हम लोग पॉलिनोमियल रहे ना, तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? हमको पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है, ये क्या होती है। तो आप सभी लोगों के सामने एक इक्वेशन दिखाई दे रही है जो मैंने बहुत ही प्यार से लिख रखी है, ठीक है। आपको इस पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है। तो डिग्री बताने का सिंपल सा प्यारे बच्चों तरीका होता है कि आपको इस पे, आपको दी गई इक्वेशन में जो टर्म लिखे हैं, आपको दी गई इक्वेशन में जो टर्म लिखे हैं ना, उसमें देखना है सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर किसकी है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट किसका है, आपको वो देखना है। जैसे यहाँ x⁴ है, यहाँ x⁴ है, ये x⁴ है, x⁵ है, x⁹ है, x है, x⁸ है, और पूरी इक्वेशन में देखेंगे तो आप हाईएस्ट डिग्री आपको 9 मिलेगी। हाईएस्ट डिग्री आपको 9 मिलेगी। तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी हो गई प्यारे बच्चों? 9। समझ में आई बात? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर हम सीधा कहें, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हम अगर सीधी सीधी बात बोलेंगे ना प्यारे बच्चों, तो द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री,
द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म is known as डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझ में आई मेरी? देखो डेफिनेशन क्या बोल रही है, द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट डिग्री टर्म, ये देखो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री टर्म, उसकी एक्सपोनेंट जो है, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब पावर, घात, ठीक है, पावर, हाईएस्ट डिग्री टर्म की जो पावर है वो उसकी डिग्री कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आई हमारी? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। आगे हम अब पॉलिनोमियल्स में कुछ डिग्री से रिलेटेड बात करेंगे, आइए समझते हैं उनको। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हम आपके सामने इजी वे में पढ़ाने के लिए कुछ टर्म लिख रहे हैं। देखो हमने कहा हाई, आपको पता चल गया डिग्री क्या होती है। अब आपको पढ़ना है कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? अगर प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों हमारे, हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करें तो जो इस पर डिग्री होती है ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल प्यारे बच्चों इस पे होगी 0। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है उसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। आपके मन में चिंता का विषय यह है कि जिसकी डिग्री 0 होगी उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसे हम लिख दें 3x/2, अभी मैंने लिखा था 4x/8, ठीक है, इक्वल टू हम लिख दें 9y/5 इक्वल टू, और हम क्या लिख सकते हैं, -8z/3 इक्वल टू 1। ठीक, आप बताओ ये जो मैं टर्म लिख रहा हूं 3x/2, ये 1 कब होगा? मैं सीधी सीधी एक बात पूछूंगा, ये जितने भी टर्म लिखे गए हैं, ये जितने भी टर्म लिखे गए हैं, अगर ये 1 के बराबर लिखे हुए हैं तो ये 1 के बराबर कब होंगे? बताओ, सब लोग पढ़ के आए हो क्लास 9 पे कि अगर ये टर्म सभी के सभी 1 के बराबर हैं तो कहीं ना कहीं इन सभी टर्म की जो डिग्री है, इन सभी टर्म की जो डिग्री है, देखो ध्यान से, फिर इन टर्म्स की जो डिग्री है, किसकी किसकी, ये जो टर्म्स हमको प्यारे प्यारे नजर आ रहे हैं, इनकी जो डिग्री है ना, इनकी जो डिग्री है वो 0 है। क्योंकि आप सभी को पता है, क्या पता है आप सभी को, क्लास 8 से बताया गया है, जिसकी भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, जिसकी भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू हमेशा सदैव 1 होती है। इनकी पावर कितनी 0, इनकी पावर कितनी 0, इनकी पावर कितनी 0, इनकी पावर कितनी 0, सब की वैल्यू 1 के बराबर हो गई। अच्छा, इसकी वैल्यू भी 1 के बराबर है, इसकी वैल्यू भी 1 के बराबर है, इसकी भी वैल्यू 1 के बराबर है, इसकी भी वैल्यू 1 के बराबर है। तो आप देख पा रहे हो इन सभी की वैल्यू एक कांस्टेंट नहीं है। आप कोई भी टर्म लिखो और उसकी पावर को, उसकी डिग्री को आप 0 कर दो तो वो ऑलवेज 1 के बराबर हो जाता है, तो वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, जिस भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 0 होगी, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री यहां लिख लो, हाईएस्ट डिग्री लिख लो। ठीक, किसी भी पॉलिनोमियल की अगर हाईएस्ट डिग्री 0 है तो वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। इसको अपने माइंड में फीड कर लेना, और सभी लोग जानते भी हो, रीजन मैंने बता दिया है कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं।
क्योंकि इन सभी की जो पावर है वो जीरो होती है, और जिसकी पावर जीरो होती है तो फिर वो कितना भी बड़ा टर्म, कितना भी बड़ा पॉलिनोमियल क्यों ना लिखा हो, उसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगी। ठीक है, इसलिए इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। आई बात समझ में? आइए, अभी हमने सीखा कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, अब हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, आप सभी लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? अच्छा, आपके सामने, आपके पास एक इक्वेशन लिखी हुई है, आपके सामने एक फंक्शन लिखा हुआ है, और उस फंक्शन की अगर हाईएस्ट डिग्री, अगर उस फंक्शन की जो हाईएस्ट डिग्री है प्यारे बच्चों वो 1 है। हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1। अगर उस फंक्शन की हाईएस्ट डिग्री 1 है तो वो एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा, वो एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। समझ गए मेरी बात को? किसी को कोई दिक्कत? जैसे एग्जांपल अगर लिखोगे आप लिख लो 4x - 3, और लिख लो 5y + 1, और लिखना चाहोगे लिख लो 6x + 3। ठीक, आप देख पा रहे हो मैंने यहां भी 2 टर्म लिखे हैं, यहां भी लिखे हैं, यहां भी लिखे हैं। 3 एग्जाम्पल मैंने आपको लिख के समझाए हैं, और तीनों एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हो कि हाईएस्ट डिग्री जो है ना प्यारे बच्चों, वो कितनी है? 1 है। अगर इनकी हाईएस्ट डिग्री 0 होती तो ये टर्म प्यारे बच्चों 0 हो जाता। अगर 0 हो जाता, अगर इनकी सभी की पावर 0 होती तो सॉरी ये 1 हो जाता। ठीक है, अगर 1 हो जाता तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अगर प्यारे बच्चों हाईएस्ट डिग्री कितने के बराबर है? 1 के बराबर है, तो वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। इतना हमारे को अब समझ में आ चुका है। किसी को कोई दिक्कत किसी तरह की? अब आप लोग समझ तो गए होंगे इतना कि अगर किसी इक्वेशन में, किसी भी फंक्शन में, और उनके टर्म्स की, किसी भी फंक्शन में उनके टर्म्स की हाईएस्ट डिग्री अगर 0 है तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अगर उस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। समझ में आई बात? चलिए, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है उसको क्या बोलते हैं? तीसरा टर्म पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा है? 1 मिनट आप इतना रिवाइज कीजिए। चलिए देखिए, आप सभी लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? कांस्टेंट, लीनियर, और अब आप पढ़ने जा रहे हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको समझ में आ ही गया होगा। हाईएस्ट डिग्री कितने के बराबर होनी चाहिए? 2। देखो, इससे बहुत प्यारा एक क्वेश्चन बनता है, हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, पूरा चैप्टर ही पढ़ना है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तभी मैंने आपको पूरा बेसिक से उठाया है पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, जैसे मैंने अभी अभी लिखा था x² + 3x + 2, मैंने अभी अभी लिखा था, फिर से लिख रहा हूं x² + 2x - 8। ध्यान देना, x² + 2x - 8। ऐसे देखो,
ऐसे मैंने दो एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं और इन दोनों की जो हाईएस्ट डिग्री है देख पा रहे हो आप, वो कितनी है, 2 के इक्वल है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ऐसे टर्म जिनकी ऐसी इक्वेशन जिनकी हाईएस्ट डिग्री, ऐसी इक्वेशन जिनकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी अब, ठीक है, समझ गए हमारी बात। देखो अभी हम लोग केवल बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन में तो अभी हम बहुत बात पे आएंगे, अभी हम पहले बेसिक तो समझ लें। इसी तरीके से अब देखो आपको मैंने 3 से 4 चीजें समझा दी हैं, 3 चीजें समझा दी, अब आपको मैं फटाफट से बताऊंगा, ठीक है, आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक। अब आपको पढ़ना है जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक, छोटे बच्चे तो हो नहीं आप। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। इसी तरह कोई बाई क्वाड्रेटिक, देखो ये आपके लिए हो सकता है नया शब्द हो, पर आपको ये 9th में पढ़ा हुआ शब्द है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनकी हाईएस्ट डिग्री, प्यारे बच्चों, हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो 4 होती है, हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो 4 होती है। ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे, और ऐसी इक्वेशन कैसी इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 4 हो उसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अच्छा, आपके पेपर में अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं, है ना, उसमें आपसे पूछ ले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, तो अब आप सभी लोग बता लोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। कोई पूछे क्यूबिक इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, आप बताओगे 3 होगी। अच्छा, बाई क्वाड्रेटिक की कमेंट करके बताना सभी लोग, ठीक है। आपका छोटा सा बिल्कुल होमवर्क है, आंसर भी आपके सामने है, देखूंगा कितने बच्चे सब लोग कमेंट करते हैं। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके सामने लिखी हुई है तो उसकी डिग्री कितनी होगी, कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा, ठीक है। बात समझ में आई मेरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको हम एक चार्ट के रूप में इसको दिखा भी देते हैं, जैसे यहां मैंने लिखा पॉलिनोमियल, ठीक, हमने यहां पे लिखा हाईएस्ट डिग्री, ठीक, पहला मैंने पढ़ा कांस्टेंट, उसके बाद पढ़ा क्या आपने, लीनियर, उसके बाद पढ़ा आपने क्वाड्रेटिक, उसके बाद क्यूबिक, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट डिग्री कांस्टेंट की 0 होती है, लीनियर की 1 होती है, क्वाड्रेटिक की 2 होती है, क्यूबिक की 3 होती है और बाई क्वाड्रेटिक की 4 होती है। ये आप नोट करना चाहो नोट कर लो, मन में रख चाहो मन में रख सकते हो, याद होना चाहिए आपको बस, ठीक है। ओके, लव किया जाए, ओके। इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना चाहिए और हमें पढ़ाना भी चाहिए, है ना। हम पढ़ाएंगे नहीं तो आप पढ़ोगे क्या। आपको अभी तक पूरा वीडियो पसंद आया, ठीक है। आगे देखिए, अभी हम लोगों ने पूरा भी बेसिक समझ रहे हैं कि एक लाइन से बेसिक ही समझ रहे हैं, ठीक। आगे हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है ये अब हमें समझना है और हम अब समझने जा रहे हैं, ठीक है।
सभी लोग तैयार हो समझने के लिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? आइए बताते हैं। आपके सामने एक इक्वेशन दी गई है एफ एक्स के रूप में, ठीक। आपके सामने एफ एक्स के रूप में कोई एक इक्वेशन लिखी हुई है और बोला जा रहा है कि एल्फा एक्स बराबर एल्फा रख दो। अच्छा, अभी अभी मैंने बताया जो फंक्शन के साथ आपको लगा है ना एफ एक्स, यानी एक्स का कोई फंक्शन लिखा हुआ है, एक्स के फॉर्म में कोई इक्वेशन लिखी हुई है, तो आप बताओ एक्स के फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है तो एक्स की जगह ही कोई ना कोई वैल्यू रखोगे, ठीक है। तो एक्स के बराबर मैंने कहा एल्फा लिख दो, तो एल्फा इज अ रियल नंबर। एल्फा एक रियल नंबर है, एल्फा एक रियल नंबर है, एल्फा एक रियल नंबर है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आ रही है? आइए आपको एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे हमने लिखा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस टू, माइनस 3x माइनस टू, ठीक। आपने देखा fx के फॉर्म में एक मैंने इक्वेशन लिख रखी है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस टू, और मैं बोल रहा हूं x बराबर आप माइनस टू रख दो और इस पॉलिनोमियल की मेरे को वैल्यू बता दो। आप क्या पढ़ रहे हो? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। आपके सामने x के रूप में एक फंक्शन या इक्वेशन लिखी हुई है और आपको बोला गया x के फॉर्म, x की वैल्यू एल्फा रख दो, तो जो प्यारे साथी एफ एल्फा आएगा ना, जो एफ एल्फा की वैल्यू निकल के आएगी, x की जगह आपने एल्फा रख दिया तो एफ एल्फा हो गया, और जो वैल्यू निकल के आएगी वो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी, उसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। समझ में आई बात? इसी को अगर हम लिखना चाहें तो देखो ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस सी, हमने एक इक्वेशन आपको लिख के दिखा दी, सी कांस्टेंट है, ठीक है, यानी सी कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, और x की जगह आप अगर यहां एल्फा रखोगे तो एफ एल्फा कितना हो जाएगा? सभी लोग बताइए मेरे को। ए एल्फा स्क्वायर माइनस बी एल्फा प्लस सी, तो ये जो ए अल्फा स्क्वायर माइनस बी अल्फा प्लस सी निकल के आया है, ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होगा। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक। इसी तरह हमने एक प्रॉपर एग्जांपल लिया है आपके लिए, एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस टू, और हम बोल रहे हैं इसकी वैल्यू बता दो x बराबर माइनस टू पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां आपको माइनस टू रख देना है। तो देखो आप देखो x की जगह क्या रख रहे हो? माइनस टू, तो x की जगह माइनस टू आपने रख दिया। जैसे हमने यहाँ x की जगह अल्फा रखा, वैसे ही x यहाँ एक रियल नंबर था तो x की वैल्यू माइनस टू है, तो f माइनस टू कितना हो जाएगा? जहां जहां x है वहां वहां हम माइनस टू रख देंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे। आप देखोगे ये सॉल्व करके कितना हो जाएगा? ये जो सॉल्व करके 12 आया हुआ है, ये जो सॉल्व करके 12 आया हुआ है, 12 इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x बराबर माइनस टू। समझ में आया? 12 is the value of polynomial इस पॉलिनोमियल की 12 वैल्यू है कब? एट x बराबर माइनस टू पर। अगर हम x की जगह माइनस टू रख रहे हैं तो जो ये 12 निकल के आया है वो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी। यही आपको मैं समझाना चाहता हूं। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत? बढ़िया तरीके से समझ में आ गया? ठीक है। एफ एक्स के फॉर्म में एक हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई थी, अगर हम x की जगह अल्फा रख दें
तो जो फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी वो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी। जैसे x की जगह अल्फा रखा तो ये इक्वेशन बन गई a अल्फा स्क्वायर माइनस b अल्फा प्लस c यहाँ पर कांस्टेंट है यानी कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू है, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, आप पूरा पूरा कैलकुलेट कर लोगे। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? बिकॉज अल्फा इज अ रियल नंबर, अल्फा यहाँ पर एक रियल नंबर है। समझ में आई बात? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, पॉलिनोमियल समझ गए, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल सभी को समझ में आ गई? ओके, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, अब आगे देखो, आपको पढ़ना है क्या पढ़ना है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आपको पढ़ना है। आप सभी लोग बढ़िया ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। जैसे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हम आपको बताएं, आपको एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स के फॉर्म में, ठीक है। यानी एक्स वेरिएबल की आपको कोई इक्वेशन दी गई है। मैं एक इक्वेशन लिख देता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब एक न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है। समझ में आई बात? किसी को कोई दिक्कत? न्यूमेरिक वैल्यू है, एफ एक्स के फॉर्म में एक इक्वेशन लिखी गई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और हमको बोला जा रहा है इसके जीरोस निकालिए आप। तो जीरोस कैसे निकलेंगे ये आपको हम बताने जा रहे हैं। तो देखो, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि अगर हम पॉलिनोमियल में ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें, हम उस इक्वेशन में ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें फंक्शन की, समझ रहे हो? जैसे यहां x के रूप में एक हमारे पास इक्वेशन लिखी गई है, तो हम x की ऐसी कौन सी वैल्यू लिख दें ये जो पूरा फंक्शन है ये जीरो के इक्वल हो जाए। आई बात समझ में? मतलब हम पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें जो इस पूरी इक्वेशन को जीरो के बराबर कर दे, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, अल्फा इज दी जीरो। जैसे ऐसे ना समझो आप, ऐसे समझो, देखो जैसे हमने क्या किया, पुटिंग, हमने पुट कर रहे हैं x बराबर अल्फा, अल्फा इज रियल नंबर, अल्फा को एक रियल नंबर है और हमने x की जगह पर इसको पुट कर दिया तो इसने क्या बना दिया, एफ एक्स बराबर जीरो कर दिया। जैसे ही मैंने x की जगह पर अल्फा लिखा, अल्फा कोई रियल नंबर है तो उसने क्या किया कि इस पूरी इक्वेशन को जीरो बना दिया। तो मतलब अल्फा इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, अल्फा इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझ में आई? क्या बहुत कठिन है? x के स्थान पर एक वैल्यू पुट कर दें, ऐसी कौन सी वैल्यू पुट कर दे जो पूरी इक्वेशन को इवेल्युएट करने पर उसकी वैल्यू को जीरो कर दे, यानी एफ एक्स को पूरा का पूरा जीरो कर दे। अगर वो वैल्यू उसको एफ एक्स को पूरा का पूरा जीरो कर रही है तो वो उसका जीरो बन जाता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, शून्यक बन जाता है उस बहुपद का। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, अब एक बात यहां समझने वाली ये है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना कि जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक, जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन लिखी हुई है तो उसके मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, मतलब उस इक्वेशन की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं,
जो इस इक्वेशन की वैल्यू को जीरो कर रहे होंगे। बात समझ में आई? मतलब जैसे हम आपको एक इक्वेशन लिख के दे दें और आपसे पूछे जाए कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी कि वो इस इक्वेशन को जीरो के इक्वल कर रहे होंगे। क्या आप इस बात को केवल इक्वेशन देख के पता लगा सकते हो? तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आप पता लगा सकते हो पूरी बेहद तरीके से। आइए आपको बताते हैं। ये बात तो सभी को समझ में आ गई। आगे देखिए, नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल। ठीक, आपके सामने कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और उसके नंबर ऑफ जीरोस की वैल्यू आपको पता करनी है, तो आप कैसे पता करोगे? केवल इक्वेशन को देख करके आप बता सकते हो कि इसकी 2 वैल्यूज होंगी या इसकी 3 वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को जीरो के इक्वल कर रहा है। समझ में आई बात? जैसे मैं बात करूं, अगर कोई लीनियर इक्वेशन लिखी है, लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है प्यारे बच्चों, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस की जो संख्या होगी ना, नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे ना, वो 1 होगा। ठीक, देखो अभी समझा रहा हूं मैं, बिल्कुल एक लास्ट में सटीक पॉइंट आपको दूंगा। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल अगर आपके सामने लिखा है तो उसकी नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1 होंगे। अगर इसी जगह आपके सामने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, मतलब आपके सामने कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? 2 होंगे। इसी जगह आपको मैं कोई एक क्यूबिक इक्वेशन देता हूं, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको देता हूं और आपसे पूछता हूं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 3 होंगे। ठीक, आपको मैंने बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी एक, आपको मैंने एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया और मैंने आपको पूछा नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, आप कहोगे 4 होंगे। ठीक है, तो आप एक चीज देख पा रहे हो, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किसके बराबर होते हैं? ध्यान देना, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल प्यारे बच्चों किसके बराबर होते हैं? बताओ कमेंट करके। हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर। सीधी सीधी बात अगर कहेंगे तो ये आएगी निकल के, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे की संख्या किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ जीरोस की जो संख्या है वो टोटल और टोटल हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पर डिपेंड करती है। आपको बात बताते हैं, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 5 है, किसी भी डिग्री, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल की अगर जो डिग्री 5 है, किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 5 है, अरे तो इतना सोच क्या रहे हो, सीधे सीधे बोलो ना। अरे बोलना क्या है? अरे बच्चे सीधे सीधे बोलो कि उसके नंबर ऑफ जीरोस भी 5 होंगे। आपको बता तो दिया, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किसके बराबर होंगे? हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के। अगर जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 5 होगी तो नंबर ऑफ जीरोस की वैल्यू भी 5 होगी। जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 100 होगी तो उसके नंबर ऑफ जीरोस भी 100 होंगे। सीधी सीधी बात है। जैसे लीनियर की हाईएस्ट डिग्री 1 होती है तो नंबर ऑफ जीरो भी 1 है। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री 2 होती है तो नंबर ऑफ जीरोस भी 2 है। क्यूबिक में हाईएस्ट डिग्री 3 होती है तो 3 है। बाई क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट डिग्री 4 होती है तो नंबर ऑफ जीरोस भी 4 है। तो नंबर ऑफ जीरोस टोटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ जीरोस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सीधी सीधी कहने की बात है कि पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट डिग्री जो होगी वही नंबर ऑफ जीरोस की संख्या होगी। ठीक, किसी को कोई दिक्कत किसी भी तरह की? ठीक है,
तो इस चीज को नोट करो, फिर आगे समझाते हैं आपको। ओके, नोट डाउन प्लीज। सभी लोगों ने अभी तक बहुत प्यार से समझा और सारी चीजें आपको समझ में भी आई होंगी और आप लोगों ने नोट भी किया। ठीक है, तो आइए अब हम आगे अपने बढ़ते हैं। ठीक है, अपने अगले पॉइंट पर। तो अब जो बेसिक हमको पढ़ना है वो हमको स्टार्ट करना है प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से स्टार्ट करना है, तो अब हम सीधे सीधे स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में क्या क्या सीखा, आइए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हाईएस्ट डिग्री इक्वल टू 2 होगी। हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, वो भी नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो लिख लो केवल, ये भी 2 होंगे। ठीक है, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, आपको हमेशा ये बात याद रखनी है। ठीक है, कि जो हाईएस्ट डिग्री होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो 2 होगी और नंबर ऑफ जीरोस भी 2 होंगे। ठीक है, अब आपको हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नमूना दिखाते हैं। देखो, जैसे एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। अब ये नंबर ऑफ जीरोस कौन कौन से होंगे, मान लेते हैं अल्फा, ठीक, और बीटा आर दी जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, here alpha beta are रियल नंबर। अल्फा और बीटा क्या है, रियल नंबर है। अल्फा और बीटा क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, अल्फा और बीटा क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं वो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड चीज पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं बहुत, अब इसके बाद जो पढ़ाने जा रहा हूँ ना, अभी तो मैंने बेसिक बताया, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट जीरो, और ये जो अल्फा एंड बीटा, इसके दो जीरो हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और अल्फा और बीटा इनके, अल्फा बीटा जो है वो एक रियल नंबर है। ठीक है, अब जो आपको इम्पोर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहे हैं वो है प्यारे साथी, इसको रफ करके बताते हैं आपको। ध्यान से समझना, अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जिसके अल्फा और बीटा क्या थे, जीरोस थे, जीरो थे, अल्फा बीटा आर रियल नंबर थे। मतलब अगर हम x जगह पर
एक्स की जगह पर अल्फा रख दें तो ये भी 0 के बराबर हो जाएगा, और बीटा रख दें तो ये पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब अल्फा और बीटा दो ऐसी रियल नंबर हैं जो इस इक्वेशन को 0 के इक्वल प्रूफ कर रही है। समझ में आई बात? किसी को कोई दिक्कत? तो आइए अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ध्यान से समझना, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या रिलेशन होता है इन जीरोस का और इनके कोफिशिएंट के, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इनके कोफिशिएंट से। समझ में आया? आइए मैं सीधी सीधी बात बोलूंगा आपको। जैसे ये तो जीरोस है ना, अल्फा और बीटा जो ये 0 हैं, अगर हम इनको ऐड कर दें अल्फा और बीटा, दो इस इक्वेशन के जीरोस हैं और हम इसको ऐड कर दें तो ये हमेशा और हमेशा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर आएगा। ये चीज आपको समझने की है, और इसको मैं शॉर्ट करके लिखूं तो ये माइनस लगा है, माइनस लगा दो, और कोफिशिएंट ऑफ x आप देख पा रहे हो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है, b है, तो माइनस का b, और x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, वो है a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास माइनस b अपॉन a आ चुका है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो हमने पढ़ाया ये आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे। ठीक है, एक बात समझ में आ गई? अच्छा, दूसरी बात समझो, अगर हम इन्हीं का मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इन्हीं का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल के आएगा? अगर ये जो अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के जो जीरोस हैं, ठीक है, इक्वेशन भी मैं यहां लिख देता हूं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अल्फा और बीटा जो इस इक्वेशन के जीरोस हैं, अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर दें तो प्यारे बच्चों वो इक्वल आएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात आई समझ में? यानी हम कहें, मैं आपसे बार बार कह रहा था ना यहाँ सी एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या है, सी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपके पास, ए है। यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए आ गया। आपने यहां से ये देखा, बात समझ में आई? ये रिलेशन था जीरोस, देखो जीरोस है ना, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये इस इक्वेशन के जीरोस हैं, और उनका कोफिशिएंट से क्या रिलेशन है ये आपको मैंने दिखाया। बात आई समझ में? किसी को कोई दिक्कत? और ये चीज अब आपको याद होनी चाहिए, ये चीज याद करनी है। ठीक, आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, आइए एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। ठीक है, सब चीज आपने याद कर लो, नोट कर लो फटाफट से। आइए सभी लोगों ने इसे नोट कर लिया, और अब हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे। ठीक है,
कैसा आपको क्वेश्चन में करना है। क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक polynomial. Find the zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 12, x square plus 7x plus 12 and verify क्या, and verify the relation between the zeros and its coefficient, and verify the relation between zeros and coefficient। ठीक है, कोफिशिएंट। हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया गया है, कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, और हमें इसके जीरोस निकालने हैं, मतलब इसकी दो ऐसी वैल्यूज होंगी जो इसको जीरो के बराबर बना रही, यानी इस इक्वेशन की ऐसी दो पॉसिबल जीरो वैल्यू होंगी जो इसको जीरो कर रही होंगी। ठीक है, अब वो वैल्यू क्या क्या है, आइए इसका पता लगाते हैं। तो आपको पता लगाने के लिए इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रही है, इसको हमेशा आपको सॉल्व करना है, हमेशा आपको इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, आइए दिखाते हैं आपको करके। इसको आप बीच वाले जो 7x है, इसको आप 4x प्लस 3x प्लस 12 आप लिख सकते हो, ये जीरो के बराबर होगा। ठीक, आप देखो एक्स स्क्वायर और 4x में आपको x कॉमन दिख रहा है, x प्लस 4, x कॉमन कर लिया आपने, क्या बच गया x प्लस 4, और यहाँ से देखोगे तो आपको 3 कॉमन दिख रहा है, और यहाँ से भी बच जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे x प्लस 4, यहाँ पे x प्लस 4 कॉमन दिख रहा है, आपने x प्लस 4 कॉमन कर लिया तो यहाँ बच गया x प्लस यहाँ बच गया 3 इक्वल टू 0। ठीक, यानी ऐसे दो टर्म जिनका जो मल्टीप्लाई है वो 0 के बराबर आता है, यानी अगर हम x प्लस 4 को 0 के इक्वल करें तो x की वैल्यू -4 निकल के आएगी। ठीक, और इसको अगर मैं 0 करता हूं, x प्लस 3 को अगर हम 0 के बराबर करते हैं तो x बराबर -3 आएगा। ओके, यानी x की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो गई, -4 और -3। तो ये प्यारे साथियों जो -4 और -3 निकल के आई है ना, एक्चुअली में यही अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा कुछ और नहीं, यही है। समझ में आई मेरी बात? क्योंकि -4 और -3 अगर हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो ये इक्वेशन 0 के बराबर हो जाती है, और वहां हम जो समझाए थे अल्फा और बीटा को रख दें तो इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो -4 और -3 अल्फा और बीटा की वैल्यूज ही तो हुई। क्यों? -4 और -3 इस इक्वेशन के जीरोस हैं, तो अल्फा बीटा भी तो जीरोस थे। तो अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस हैं। तो अल्फा की वैल्यू -4 और बीटा की वैल्यू -3। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करके आपने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल ली। अल्फा की वैल्यू -4 और बीटा की वैल्यू -3। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है वेरीफाई,
रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो आपको जो इनके बीच का रिलेशन अभी अभी मैंने बताया था, अल्फा प्लस बीटा को ऐड करने पर माइनस बी अपॉन ए आना चाहिए। आप इसको ऐड करो, -4 प्लस -3 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू आप यहाँ इक्वेशन से देखो क्या है 7, और ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 1। आप इसको ऐड करोगे -4 -3 इक्वल टू -7 अपॉन 1, -7 इक्वल टू -7, मतलब इक्वेशन वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, वेरीफाई हो रहा है। एक प्रॉपर्टी तो ये थी। दूसरी प्रॉपर्टी और क्या आपने पढ़ी है, अल्फा की वैल्यू -4 बीटा की वैल्यू -3। तो एक प्रॉपर्टी थी अल्फा इंटू बीटा बराबर कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा की वैल्यू -4 इंटू बीटा की वैल्यू -3 हमने रख दी, और कोफिशिएंट आप कांस्टेंट टर्म आपको क्या दिख रहा है, 12 दिख रहा है, और ए की वैल्यू 1 है। आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 12 बराबर 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी वेरीफाई हो रहा है। हेंस आप क्या लिख सकते हो, हेंस -4 एंड -3 आर द zeros of the given quadratic polynomial। ठीक, आप ये चीज लिख सकते हो। अब क्यों, जो हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली है वो रिलेशन जो कोफिशिएंट है और जीरोस के बीच का जो रिलेशन है होता है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर सेटिस्फाई नहीं होते तो वो जीरोस नहीं होते इस इक्वेशन के। ठीक है, तो समझ में आई प्यारे बच्चों, ये एक एग्जांपल था, नोट कर लीजिए। और आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, और कैसी लगी आज की क्लास आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया है, एक एक चीज आपको पढ़ाई है, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से अभी भी कंटिन्यू रखिए। आपका जितना भी लॉस हुआ है फटाफट से मैं इसको रिकवर करा दूंगा, परेशान मत होइएगा। और रिकवर कराने का मतलब ये नहीं होगा कि हम फटाफट से चीजें स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, नहीं, आपको एक एक चीज में पढ़ाऊंगा। आपने देखा होगा पूरे वीडियो में मैंने कितनी तसल्ली से पढ़ाया है। ठीक है, हर एक पॉइंट आपको बताया है, छोटा छोटा पॉइंट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।